तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों अगेन आज आपके सामने 11th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया। और जैसा कि आप जान ही चुके होंगे, लगातार हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के लिए। तो गौरव सर आपको एसपी ओसीएम वगैरह पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों पार्टीशन वैल्यू, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है, मैथमेटिक्स यूज होने वाला है। तो यार मैं लेने वाला हूं और बाकी मैथमेटिक्स जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं, तो कंटिन्यूस आप देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है, लगातार चौथा लेक्चर लेकर आया हूं और इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें पढ़नी थी जो न्यूमेरिकल्स होती हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स वाली चीजें होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर में तीन चीज पढ़नी है, एक है मीडियन, दूसरा है क्वार्टाइल्स, तीसरा है डेकाइल्स और चौथा है परसेंटाइल। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि मीडियन हमको नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया हुआ है, तो मीडियन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स एंड परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल्स का जो पार्ट है ना, इसके पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। मतलब लेक्चर नंबर 3 तक आपने अगर वीडियो देखा होगा हमारा 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है और किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। और उसके अंदर भी तीन चीज होते हैं, अगर आपको मैं बता दूं, आपको याद अगर होगा तो उसके अंदर भी तीन चीज होता है। एक होता है इंडिविजुअल डेटा होता है, दूसरा होता है दोस्तों डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, और जो तीसरा होता है दोस्तों वो होता है कंटीन्यूअस डेटा। और ये तीनों के लिए फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए हम लोग यूज करते थे पहले n+1/4 वाला फॉर्मूला, याद है कि नहीं। तो ये सब चीज ऑलरेडी सिखाया था। कंटीन्यूअस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है फॉर्मूला। तो सेम उसी प्रकार आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेकाइल्स के बारे में। अब ये डेकाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स तो आपको पता था। क्वार्टाइल्स का मतलब था कि अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, क्वार्टर याद है, क्वार्टर मतलब क्या होता था, हम 4 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करें। लेकिन डेकाइल का मतलब क्या होगा, तो नाम से थोड़ा बहुत तो हिंट मिल रहा है मुझे। क्वार्टाइल मतलब 4 हो सकता है, तो डेकाइल मतलब 10 क्यों नहीं हो सकता, डेक्कन, ठीक है ना। तो डेकाइल इज नथिंग बट डिवाइडिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हम बहुत सारे कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि कॉमर्स के वीडियोस हम पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप गौरव सर के अगर वीडियो देखोगे जाके, यार इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे, क्योंकि वो जो गौरव सर है वो आपको पता है कितने टैलेंटेड है। प्लस उन्होंने अभी CS का एग्जाम भी क्लियर कर लिया है, प्लस LLB कर रहे हैं और बहुत सारे मतलब टॉपर तो है ही वो। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, तो 11th स्टैंडर्ड में आपका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 12th में जाते जाते बहुत अच्छा हो जाएगा। और शायद जब आप 12th पढ़ के निकलोगे, तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर करो या फिर CS के लिए प्रिपेयर करोगे, तो यार आप लोगों का फाउंडेशन इतना मजबूत रहेगा ना कि कोई पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो सब चीज बेहतरीन तरीके से आ रहा है। जहां तक अकाउंट्स की बात है, बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे, सर अकाउंट्स और बीके यानी बीके का जो वीडियो है वो नहीं आ रहा है हमारे चैनल पे, तो आ जाएगा, चिंता मत करना। पूरा अरेंज कर रहा हूं यार, पूरा मैनेज कर रहा हूं हर तरीके से। 6th स्टैंडर्ड से 12th तक के वीडियोस आते हैं दोस्तों हमारे चैनल पे। तो इसी बात पे आप अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को पहुंचा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज शेयर करना, पूरे महाराष्ट्र में लोगों को पता चलना चाहिए दोस्तों। तो एवरीवन को शेयर करो और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, क्योंकि यार 1 मिलियन काफी नजदीक आ चुका है। अगर आप सपोर्ट और प्यार दिखाओगे तो डेफिनेटली 1 मिलियन का माइलस्टोन हम अचीव कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग साथ दोगे तो जरूर से टच करेंगे, ठीक है ना, और सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो जैसे मैंने बोला कि आज हमें डेकाइल्स पढ़ना हुआ है। अब डेकाइल्स के भी तीनों टाइप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। एक ही लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और साथ ही में मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, बहुत जरूरी होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आपको पता चलता है कि अपडेट्स क्या है हमारे चैनल के बारे में, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जरूर से फॉलो करना। द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो डेकाइल्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले। डेकाइल्स जैसे मैंने बोला कि आर द वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल्स अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो सेम उसी प्रकार डेकाइल्स जो होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब कोई भी एक लाइन है, अगर जैसे कि समझिए कोई लाइन है जिसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बराबर। तो 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया डेकाइल्स, ठीक है। और इसके अंदर 9 पॉइंट्स होंगे। ये जो पॉइंट्स आएंगे ना, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे वो 9 बनेंगे। कहां से कहां तक बनेंगे, दैट इज D1, ये हो गया D1, ये D2 हो गया, D3 हो गया, ऐसे करते 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 ये D9 तक। मतलब टोटल 9 डेकाइल्स बनेंगे। जैसे क्वार्टाइल के 4 क्वार्टाइल बनते थे, सॉरी क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता था, लेकिन क्वार्टाइल 3 ही बनते थे, Q1 Q2 और Q3, जिसमें Q1 और Q3 का हमें वैल्यू निकालने हमेशा बोलता था। वैसे डेकाइल कितने बनेंगे, 9, लेकिन टोटल पार्ट कितने डिवाइड हो रहे हैं, 10। डेकाइल का मतलब 10 पार्ट में डिवाइड होना, लेकिन डेकाइल बन कितने रहे हैं, 9, D1 से लेके D9 तक। अब इसमें भी आपको कोई वैल्यू पूछा जाता है, जैसे D5 पूछ दिया, D2 पूछ दिया, D7 निकालने पूछ दिया, तो कोई भी एक वैल्यू या फिर 2 वैल्यू निकालने पूछता है, जो हम लोग अभी आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले रूल यही है हमेशा कि जो भी डेकाइल्स यानी जो भी नंबर्स दिए हैं उसको अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और उसके बाद जैसा हम लोग सॉल्व करते थे फॉर्मूला, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूलास क्या है, सबसे पहले पढ़ाते हैं आपको फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलास देखो, यहां पे अगर आपको कैलकुलेट करना है D1 से लेके D9 तक,
इंडिविजुअल के लिए या फिर डिस्क्रीट के लिए, आपको पता है ना, पहला इंडिविजुअल दूसरा डिस्क्रीट, ये दो टाइप के लिए अगर आपको सॉल्व करना है और डेकाइल का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा दैट इज दिस वन, क्या है, n+1/10 ऑब्जर्वेशन, n+1/10 ऑब्जर्वेशन, जिसमें जितना भी रहेगा, समझ D1 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, D2 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, D3 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, करते रहना। तो मतलब J का वैल्यू क्या है, 1 से लेके 9 तक आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको निकालना रहेगा उसके हिसाब से। तो फॉर्मूला याद रहेगा n+1/10, याद रखना। वो क्या था, n+1/4 था, क्यों, क्योंकि वो क्वार्टाइल है, ये डेकाइल है तो 10 रहेगा ना, तो n+1/10। लेकिन अगर पूछा है हमें कंटिन्यूअस डेटा, जो कि तीसरा रहेगा हमारा, थर्ड कैटेगरी वाला, तो कंटिन्यूअस डेटा पूछा है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा L+Jn/10 - CF/F into H, जिसमें J का वैल्यू 1 to 3, 1 से लेके 9 तक हो सकता है। ये हमने ऑलरेडी सेम फॉर्मूला डिस्कस किए थे कंटिन्यूअस में, जो हमने क्वार्टाइल पढ़ा था। तो बस वही है, एग्जांपल देखो आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जिसमें आपको पता है D का मतलब डेकाइल होता है, L का मतलब लोअर लिमिट होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, H का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये सब आप पहले से ही पता है, क्वार्टाइल में आपने पढ़ लिया है। अब बस आते हैं एग्जांपल की तरफ। चलो फटाफट से एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। सबसे पहला एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, केबीसी जैसा बोल रहा हूं ना, ये रहा ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल डेटा का टाइप है, इसमें पूछा है कैलकुलेट D4 एंड D8, मतलब दो वैल्यू निकालना है। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमको सबसे पहले पता है कि हमको क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस चीज को अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर तो हो गया। तो पहला चीज क्या दिखेगा, यहां पे सबसे पहला दिख रहा है 7 8, उसके बाद 9 है, 10 है, तो लिख दो यहां पे 7 8 9 है, फिर 10 11 है क्या, यस 11 भी है, 12 है क्या, यस 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, आगे 15 भी है। ये हो गया हमारा अरेंज। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एक बार आपने असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इजी हो जाता है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, D4। तो D4 निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो। क्या है आपका फॉर्मूला, बिल्कुल लिखो बिंदास, जो भी आपको पता है ना दोस्तों, बिंदास लिखते जाओ, क्योंकि आपको फॉर्मूले से पता है। क्या पता है, अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया ना, यही फॉर्मूला है। तो n+1/10 हो जाएगा, जो भी निकालना है आपको। तो आपको निकालना है D4, करेक्ट है। आपको क्या निकालना है दोस्तों, D4 निकालना है। तो मतलब ये हो जाएगा साइज ऑफ 4 है, D4 है, इसके लिए साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय n+1/10 हो जाएगा। अगर ये D1 होता तो यहां पे 1 आता, D2 होता तो यहां पे 2 आता, जैसे मैंने आपको बोला। तो D4 है तो साइज ऑफ 4 n+1/10 ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ये तो पिछले बार भी हमने कराया था आपको, पिछले लेक्चर में जब क्वार्टाइल पढ़ा रहे थे, तो आपको तो अभी याद हो गया होगा ये स्टेप्स क्या है। सॉल्व करो इसको, इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, n+1/10। n कितना है, टोटल नंबर कितना है इसका, n यानी कितना है टोटल, काउंट कर लो। तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 9। n कितना है यहाँ पे, 9 है, टोटल नंबर 9 है। तो 9 + 1/10, ठीक है, 9 + 1/10 क्या हो गया, हाँ अब ठीक है ना। 9 + 1/10 ऑब्जर्वेशन, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब मुझे पता है यहाँ पे D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 9 + 1 10 होता है, 10/10 इज नथिंग बट 1। 9 + 1 10 होता है, 10/10 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1th ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है इसको सॉल्व करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, वहां का स्पेस हम लोग यूज करेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप, D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइज ऑफ कितना हो जाएगा, 4th ऑब्जर्वेशन। अब चौथा ऑब्जर्वेशन ढूंढो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, 10, मतलब मेरा D4 का वैल्यू आ गया 10। खत्म कहानी, कितना सिंपल है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। पहला वाला तो बहुत इजी होता है, पहला वाला मतलब जो पहला टाइप है इंडिविजुअल डेटा वाला टाइप होता है, वो बहुत इजी होता है, चुटकी बजाते हैं आंसर आ गया D4 का। अब वैसे निकालेंगे D8, D4 और D8 पूछा है तो D8 भी वैसे निकालते हैं। तो D8 कैसे निकालोगे, D8 इज नथिंग बट क्या बनेगा फॉर्मूला, साइज ऑफ, ये क्या था 4 है, D4 के लिए 4 था, तो ये D8 के लिए 8 हो जाएगा। तो साइज ऑफ 8 ऐसा लिखोगे आप, साइज ऑफ 8 n+1/10 ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो D8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय n+1, n इज नथिंग बट 9, 9 + 1/10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा 10th ऑब्जर्वेशन। तो D8 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ ये 10, 9 + 1 10/10 इज 1, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
8 मल्टीप्लाई बाय 1th ऑब्जर्वेशन, तो देयरफॉर D8 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। देखो लिखना बहुत पड़ रहा है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कॉमर्स में लिखना जरूर पड़ता है। और यही चीज आप मैथ्स को कंपेयर करो साइंस स्ट्रीम के मैथ्स से, तो बाप रे बाप थक जाते हैं आप। अच्छा वो साइंस नहीं लिया आपने, लेकिन यार देखो साइंस अपनी जगह सही है, आप कॉमर्स वाले हो, कॉमर्स अपनी जगह सही है। मैं एज ए साइंस का प्रोफेसर हूं, लेकिन कॉमर्स भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब पढ़ा सकता हूं ठीक है। तो ये D8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। आप काउंट करो यहां से 8th ऑब्जर्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आठवां क्या है 14 नंबर, तो D इज इक्वल टू 14 आ गया, D8 इज इक्वल टू 14। तो आपने जो दो आंसर पूछा गया था, हमें क्या पूछा गया था कि D4 निकालो D8 निकालो, तो D4 का वैल्यू आ गया 10 और D8 का वैल्यू आ गया 14। कितना इजी एग्जांपल था देखो। तो ये ऐसे ही एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा इंडिविजुअल डेटा। कैसे समझोगे, ये ऐसा बोल के नहीं रखा रहेगा यहाँ पे, तो ये मैंने डाला ना इंडिविजुअल डेटा का एग्जांपल है, लेकिन आपको ऐसा इंडिविजुअल डेटा बोल के नहीं रखा रहेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल डेटा है और उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे समझेगा, ये सिंगल सिंगल नंबर है, एक एक नंबर है ना, तो एक एक नंबर है मतलब ये इंडिविजुअल डेटा है, इतना तो देख के समझ में आ जाता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, जो कि है डिस्क्रीट डाटा। अब हम लोग डेकाइल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्या कैलकुलेट किया हमने, डी मतलब क्या होता है डेकाइल, दो डेकाइल कैलकुलेट किया इंडिविजुअल डेटा का। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेकाइल किसके लिए, डिस्क्रीट डेटा के लिए। चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट डेटा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द D2 एंड D4 वैल्यू। D2 निकालना है D4 का। अब देखो ये टेबल देख के आपको समझ में आएगा, अगर टेबल बनाया हुआ है और उसमें सिंगल सिंगल वैल्यू है तो समझ जाना ये डिस्क्रीट है। अगर सीधा एक एक नंबर है कॉमा कॉमा देके तो वो इंडिविजुअल है, अगर कॉलम बना के एक एक नंबर है तो वो डिस्क्रीट है, और अगर कॉलम बना के उसके अंदर ऐसे वैल्यूज है 10 से लेके 20 ऐसे रेंज वाले वैल्यू है तो समझ जाना कंटिन्यूअस डेटा है। तो ये तीन डाटा आपको देख के समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है। देखो अभी नेक्स्ट कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा टेबल, तो यहां पे पहले लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, दूसरे टेबल में लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी f, ये हो गया, और तीसरा होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बन गया टेबल, ठीक है। अब इस चीज को भी अरेंज करना होता है असेंडिंग में, तो ये पहले से असेंडिंग में दिया है 10 20 30 40 50 60, तो लिख दो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 पहले से ही दे रखा है उन्होंने, टेंशन ईच नहीं हम लोग को, ठीक है, हम लोग को टेंशन ईच नहीं चाहिए भैया, इसको मिटा दो, ठीक है। अब इसके सामने क्या क्या है वो लिख दो। हाँ इसको भी कंप्लीट कर देते ना, यहाँ पे लाइन खींच देते ताकि मिक्सअप ना हो जाए। समझ में आ रहा है। आप लोग स्केल पेंसिल से बनाना थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ आप लोग का, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज पढ़ानी है और भी लेक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो 10 के सामने क्या है 5 लिख दिया, 20 के सामने 6 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 10 है, 9 है, इसको प्लस कर लो तो n आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 10 19 प्लस 5 24 28 34 39, तो n इज इक्वल टू आ गया 39। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं, जो पहला होता है सेम टू सेम लिख देने का और उसके अगले से प्लस करते जाने का। 5 प्लस 6 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 9 39, और ये चेक करने का कि जो लास्ट वाला 39 आया वो n के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम आ गया मतलब हमने अभी तक जो भी किया वो सही किया, करेक्ट किया, यहां तक आ गया। अब ये बन गया आपका टेबल, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। असेंडिंग ऑर्डर में भी किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। अब आता है हमारा सबसे पहला चीज क्या आता है हमारा, अब यहां पे हम लोग निकालेंगे हमारा D4, यहां पे लिखता हूं मैं, तो हमको निकालना है अभी D4। तो D4 इज नथिंग बट क्या फॉर्मूला है डिस्क्रीट के लिए, क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला लगेगा डिस्क्रीट के लिए जो हमारा इंडिविजुअल के लिए था, ठीक है ना। तो D4 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ 4 n प्लस 1 अपॉन 10। तो यहां पे आप देखोगे n प्लस n कितना है मेरे लिए, यहां पे पहले साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे देखो n कितना है, n निकाला हुआ है हमने 39 है, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं ताकि ये वाला स्पेस हम लोग यूज कर पाए। अब ये D4 का अगेन यहां से वैल्यू निकलेगा, तो साइज ऑफ क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको पूरा सॉल्व करो, 39 प्लस 1 40 40 अपॉन 10 इज 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां पे तो D4 का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब साइज ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ व्हाट 16th ऑब्जर्वेशन। तो 16 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है। अब यहां पे क्या देखना पड़ता है,
अब आपको देखना पड़ता है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। तो ये 16th ऑब्जर्वेशन कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, 16 नंबर किधर है, देखो 16 का ही लिखा नहीं है, तो सबसे पहले 16 जहां पे नहीं लिखा होता है उसको हम लोग को क्या देखना पड़ता है, अगला नंबर देखना पड़ता है, अगला नंबर हमें देखना पड़ता है। तो ये 15 है, ये 16 से छोटा है तो इसको ले नहीं सकते, 16 से बड़ा कौन है ये, तो ये मैं ले सकता हूं 20 वाला। तो मतलब इट लाइज इन किसके ऊपर लाइज हो रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, ये 20 वाले, तो लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। ये किस में लाई कर रहा है, इट लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। अब हम लोग लिख सकते हैं, तो D4 का जो वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आओ, रो में आओ, और रो में जाओ किसके पास, मार्क्स के पास। तो कितना है D4 का वैल्यू 40, इसमें आओ देखो कितना है 40 है, तो D4 का वैल्यू कितना आ गया, D4 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, D4 इज इक्वल टू 40 आ गया। यही हमारा आंसर है D4, बस और कुछ नहीं। फर्क क्या है इंडिविजुअल डेटा और इसमें डिस्क्रीट डेटा में, कि इंडिविजुअल डेटा में डायरेक्ट हम लोग कोई कॉलम विलम नहीं बनाते, डायरेक्ट कैलकुलेट करते, जो आया वो आया, लेकिन इसमें कॉलम बना के जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेंज में जो आएगा उसमें हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम मार्क्स के हिसाब से जो आया वो डालेंगे, इधर मार्क्स रहे या फिर जो भी रहे वो हम लोग डालते हैं। तो ये हो गया D4 का वैल्यू। उसी प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे क्या, क्या निकालना है, D2 भी निकालना था ना यार, D2 तो निकाला ही नहीं मैंने, ठीक है ना, D4 डायरेक्टली निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। D2 भी निकालना था, D2 मैंने लिखा ही नहीं, तो D2 का निकालेंगे पहले, ठीक है। पहले D2 और D4 दोनों निकालना है ना, तो मैंने D4 डायरेक्टली निकाल लिया, कोई बात नहीं, पहले D2 भी निकाल लो, कोई बात नहीं, आ गया ना, आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो चाहे पहले निकालो चाहे बाद में निकालो। तो साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 39+1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देयरफॉर D2 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ, ये 2 पहले से ही है और ये पूरे को सॉल्व करके 39+1 40 बाय 10 इज 4, 2 + 4th ऑब्जर्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब D2 विल बी इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ 2 4 जा 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8वां ऑब्जर्वेशन किस में आ रहा है, चेक करो, 8 किधर है, 8 है ही नहीं, तो ये अगला 8 से बड़ा कौन है 11, मतलब ये वाले में चेक करना है, मतलब इट लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर कौन सा है, 11 पे आ रहा है। तो 11 के कॉलम में देखो तो D2 का वैल्यू आ जाएगा, तो D2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 11 के रो में आओ 20 है, तो D2 का वैल्यू आ गया 20, आराम से आया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो D2 का वैल्यू 20 और D4 का वैल्यू 40, सिंपल, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था डिस्क्रीट डेटा, डिकाइल्स निकालना है, कैसे डिकाइल्स निकालोगे, डिस्क्रीट डेटा के हेल्प से इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा वाला सम बचा हुआ है, बहुत बड़ा वाला सम, कौन सा, कंटिन्यूअस डेटा, लेकिन बड़ा है लेकिन इजी है यार, करेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, सब चीज सिखाऊंगा मैं। तो अब जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कंटिन्यूअस डेटा का टाइप। अब कंटिन्यूअस डेटा कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बोला कि रेंज दिया रहेगा 0 to 10, 10 से 20, ये कंटिन्यूअस डेटा है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, सेम उसी चीज, क्या करना है हम लोग को, अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले टेबल लिखेंगे हम लोग, मार्क्स, ठीक है, कॉलम बनाओ, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है, ये बना लो। अब इसके अंदर वैल्यू लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पर ये दिया हुआ है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले है 0 to 10, उसके बाद है 20 से 30, उसके बाद है कितना है भाई, 20 से 30 हो गया, 30 to 40, क्या हो गया, हाँ अब देखो 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, ये हो गया, 5 ही चीजें ना, 1 2 3 4 5, 5 चीजें लिख दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 0 से 10, अच्छा हाँ एक गड़बड़ किया ना मैंने, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो 0 से 10, उसके बाद 10 से 20 है ना, तो 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, और एक और आ जाएगा जो कि हो जाएगा 40 से 50, और उसके बाद एक और लाइन n लिखने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये बन गया अपना कॉलम। अब इसमें वैल्यू लिखो, 0 to 10 के सामने क्या है, 10 है, उसके सामने 10 है, 40 है, फिर 20 है, 20 है। अब इसका मतलब n यहाँ से मिल जाएगा, तो प्लस कर लो, 10 + 10 20 + 40 60 + 20 20 100, तो n का वैल्यू 100 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, पहला वाला सेम टू सेम 10, उसके बाद प्लस करो 10 + 10 20 20 + 40 60 60 + 20 80 80 + 20 100, तो यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे 100, मतलब हमारा अभी तक जो वैल्यू हमने निकाला वो सही निकाला। अब मैं जाऊंगा किसके ऊपर, हमारा D5 और D7 निकालने के लिए, लेकिन यहां समझ जाना ये एग्जांपल कंटीन्यूअस डेटा का है,
और मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि बहुत बड़ा एग्जांपल होने वाला है। क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस डेटा में दो दो स्टेप्स होते हैं, हर एक को निकालने के लिए दो स्टेप्स करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, पहला क्या निकालूंगा? डी5 निकालता हूं। तो कैलकुलेशन ऑफ डी5। अब मेरा डी5 का कैलकुलेशन यहां पे होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स है, तो मतलब बहुत सारे मतलब दो ही स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? बहुत बिल्कुल इजी होता है, कुछ इसमें परेशानी नहीं होती। तो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा डी5 निकालना है। तो डी5 इज नथिंग बट साइज ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है इसमें? थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, याद रखना। कंटिन्यूअस डेटा में फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/10, लेकिन ये d5 है, इसके लिए हो जाएगा 5n/10 अपॉन 10 हो गया ऑब्जर्वेशन। समझा ये चीज? ठीक है। तो d5 का वैल्यू कैसे निकलेगा? d5 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5n/10। तो 5n कितना है? 100, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल जा रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा ही सिंपल जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, d5 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 500/10 इज 5, बराबर ना? 500 डिवाइड बाय 10 नहीं 50 होगा, 500 डिवाइड बाय 10 इज 50। तो ये हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन। और एक बार ये 50th ऑब्जर्वेशन आपने ये निकाला तो ये किस में लाई कर रहा है? 50 कितने नंबर पे आ रहा है? 50 कहीं है क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? नहीं है। तो 50 हम लोग किस में लेंगे? ये वाले में लेंगे, दैट इज 60 वाले कॉलम में। ठीक है ना? तो यहां पे इट लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बड़ा नंबर लेना होता है ना। 50 तो है नहीं, तो उससे बड़ा कौन है? 60। तो ये वाला कॉलम लिया, मतलब ये वाला रो लिया, तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 में आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंगली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 में आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंटीन्यूअस जो डेटा वाला एग्जांपल होता है उसमें हमें क्या लिखना होता है? 60 जब भी आ गया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया, तो देखना है कि वो कौन से क्लास में आ रहा है। तो ये कौन सा क्लास है? 20 से 30। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे लिखेंगे हम लोग डेकाइल निकालना है, तो इसको लिखेंगे डेकाइल क्लास। जैसे हम लोग क्वार्टाइल निकालते थे तो क्या लिखते थे? यहां पे क्वार्टाइल क्लास लिखते थे, तो ये लिखेंगे डेकाइल क्लास। एक मिनट, हाँ अब देखो क्या लिखेंगे? डेकाइल क्लास। तो डेकाइल क्लास कितना है? 20 से लेके 30। ऐसे पता चला 60 वाले पे आया, 20 से 30। 60 पे क्यों आया? क्योंकि हमारा साइज कितना है? 50 नहीं है तो 50 से बड़ा 60 है। तो 60 के कॉलम में रो में देखो 20 से 30 मेरा डेकाइल क्लास है, और इसी से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये 20 से 30 रेंज है, तो ये सबसे छोटा जो वैल्यू होता है उसको एल बोलते हैं, लोअर रेंज। तो एल कितना हो गया? 20। एल मेरा 20 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 30 में से 20 गया, एच निकलता है, तो एच इज इक्वल टू 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो रो ले रहे हैं हम लोग उसके पहले वाला, मतलब 60 के पहले वाला क्या है? 20। तो CF कितना है? 20। फ्रीक्वेंसी कितना है? देखो उसके इसमें देखो, यही कॉलम में फ्रीक्वेंसी कितना है? F कितना है? इसी में देखो 40। F इज इक्वल टू 40। बाकी n का तो वैल्यू आपको पता ही है कितना है, n का वैल्यू 100, ये तो पता ही है। ये आ गया हमारा सब वैल्यू, ये सब वैल्यू स्टेप नंबर 1 में आ गया। यहां पे स्टेप नंबर 1 स्टॉप करना है, फिर जाना है किसमें? स्टेप नंबर 2 में। अब जाएंगे हम लोग स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? हमारा मेन फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 क्या है? हमारा मेन फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? d5 निकालना है, तो d5 इज इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला याद है? L प्लस क्या हो जाएगा? d5 निकालना है इसके लिए 5n/10, ये तो फॉर्मूला में ही है, माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F, और ये होल मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला है, याद है कि नहीं? यही फॉर्मूला है ना। बस यहाँ पे d5 है तो इसके लिए 5n है, d8 रहेगा तो यहाँ पे 8n हो जाएगा। जैसे हम लोग को अगला वाला d7 निकालना है, जो आप लोग के लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे 7n कर देना, बस और कुछ नहीं। अब इसमें वैल्यू डालो, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दैट इज d5 इज इक्वल टू, L कितना है हमारे पास? L इज 20। तो लिखो यहाँ पे d5 इज इक्वल टू 20 प्लस ब्रैकेट में 5n/10, 5n मतलब 100 मल्टी डिवाइड बाय 10, ठीक है? माइनस CF का वैल्यू निकाला हुआ है 20, तो माइनस CF मतलब माइनस 20, ये होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? 40, होल डिवाइडेड बाय 40, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब H। समझ में आ रहा है? तो d5 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो 20 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 500/10 इज 50, 50 माइनस 20 इज 30, तो 30/40, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 10। तो d5 विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 20 पहले से ही था, प्लस पहले से ही था, ठीक है? अब ये 30 का देखो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 0 कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30, और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है? तो d5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 को 4 से डिवाइड करो, 7 4 28.25, मतलब कहीं ना कहीं आता है 7.25 आ जाएगा, ठीक है?
30 को 4 से डिवाइड करके देख लो तो 7.25 नहीं, सॉरी 7.5 आ जाएगा। 7.5 करके देख लो। 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर 30 को 4 से डिवाइड कर लो कहीं पे भी रफ में, आपको पता चल जाएगा 7.5 आ रहा है। अब 20 प्लस 7.5 मतलब D5 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 27.5। तो दिस इज योर D5 का वैल्यू, ये आ गया आपका D5 का वैल्यू। तो एक वैल्यू जो था ये हमने निकाल लिया। अब अगला जो वैल्यू है D7 वो कैसे निकालोगे? सेम इसके आगे क्या कंटिन्यू करोगे, लिखोगे आप कैलकुलेशन ऑफ D7। आप कैलकुलेशन ऑफ D7 कैसे? सेम जैसे ये निकाला ना आपने कैलकुलेशन ऑफ D5, वैसे यहां पे आप कैलकुलेशन ऑफ D7 करोगे। सेम स्टेप नंबर 1 करोगे 7 डाल के, 5 की जगह पे आप 7 डाल के करोगे, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 जिसमें 5 की जगह पे 7 डाल के करोगे और एक बार और सॉल्व करोगे, तब जाके आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको D7 का वैल्यू। और ये आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है, ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूं तो जरूर से सॉल्व करना, निराश मत करना मुझे। तो D7 करना है, बहुत इजी है, आप लोग बिंदास कर सकोगे। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये मैं स्टॉप करता हूं और इसी के साथ जो हमारा डेकाइल का जो टॉपिक है ये आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। कैसा लगा हमारा ये लेक्चर वीडियो, आप लोग को पूरा समझा है कि नहीं? डेकाइल तीनों टॉपिक, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा आपको समझा है कि नहीं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है? देख लो एक बार अच्छी तरीके से, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग के लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। ऐसा कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए कि जिसको ये चैप्टर में परेशानी हो तो इसको ना आए। तो यार ये वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। हर एक कॉमर्स के बच्चे, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, हर एक तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम 1 मिलियन को टच कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। एंड बस इतना ही। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।